सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है चीन, चंदा और कांग्रेस। जी हां, इन दोनों इसी कनेक्शन पर सियासी गलियारे गर्म हैं। कांग्रेस के से जुड़े हुए एक संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन की सरकार से मिले चंदे को लेकर भाजपा सवाल दाग रही है। तो कांग्रेस पलटवार कर पूछ रही है कि बतौर सीएम और पीएम नरेंद्र मोदी की यात्राएं और राजनाथ गडकरी समेत भाजपा नेताओं के चीन दौरे भी क्या देश विरोधी थे? लेकिन इससे बड़ा मुद्दा यह है कि भारत चीन बॉर्डर पर घट रहे मूवमेंट को लेकर देश चिंतित है और जनता जानना चाहती है कि दिल्ली सी पर वास्तविक हालात क्या हैं। देश ये जानना चाहता है कि अचानक आक्रामक हुए चीन के खिलाफ भारत कौन से ठोस कदम उठा रहा है। देश के 20 जवानों की शहादत पर जानने का विषय यह है कि आखिर शहादत किसकी सीमा के अंदर हुई। क्या हमारे सैनिकों ने सीमा लांघी या फिर चीनी सैनिकों ने हमारी सीमा के अंदर आकर हिंसा की थी? पूर्वी लद्दाख समेत एलएसी के विभिन्न पोस्ट पर चीन का अतिक्रमण जारी है या फिर वाकई चीनी सैनिक पीछे लौट चुके हैं? लेकिन इन सवालों के जवाब तो नहीं मिल रहे, बल्कि बात निकल पड़ी है 6 साल पहले की सरकार के दौरान हुई फंडिंग की। तो क्या अमेरिका समेत दुनिया के कई प्रमुख देशों से मिल रहे विभिन्न फाउंडेशन की फंडिंग को भी देश हित के खिलाफ माना जाए? तो फिर यह सियासी बहस चंदे की असलियत जानने के लिए हो रही है या फिर असल सवालों के जवाब देने से बचने की बहज कोशिश मात्र है? इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसे क्यों हालात बने कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए राजीव गांधी फाउंडेशन को यह चंदा चकारी की जरूरत पड़ी। क्या उसके पास अपना सामर्थ्य नहीं था? यह भी समझने की कोशिश है और साथ ही जानने की कोशिश यह भी है कि आज इस दौर में 13 साल पहले मिले हुए चंदे को लाकर आखिर साबित करने की कोशिश क्या है। 5 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस अहम मसले पर हम चर्चा के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र को जानने का। तो हमारा आज का जो विचार सूत्र है वो यह कहता है कि एक भारतीय सैनिक इसलिए नहीं लड़ता कि वो सामने वालों से नफरत करता है, बल्कि इसलिए लड़ता है क्योंकि वो अपने पीछे वालों से प्यार करता है। यह भारतीय सेना का विचार है। इसके अंदर छुपी हुई ईमानदारी, इसके अंदर छुपे हुए समर्पण, इसके अंदर छुपे हुए देशभक्ति के जज्बे को अगर हम समझें तो फिर हमें देश के मौजूदा हालात पर खिन्नता हो सकती है। सवाल इस बात का है कि जब सेना के जवान सीमा पर जूझ रहे हैं, तनाव भरे हालातों से गुजर रहे हैं, ऐसे में इस देश के तमाम राजनीतिक दल उस सेना के साथ होने के स्थान पर आपस में लड़मड़ क्यों रहे हैं? जब हमें देश के दुश्मनों से जूझना है, ऐसे में देखा यह जा रहा है देश के अंदर कि इस समय राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों को साधने और संवारने की कोशिश में जुटे हुए। क्या इनके आधार पर ही हम चीन के मुकाबला कर पाएंगे? क्या देश के हितों को बचा पाएंगे? यह अहम सवाल है। इस चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी, देश के जाने माने पत्रकार आलोक मेहता जी भी इस हिस्सेदारी के लिए खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह भी हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीडिया संचार विभाग के सचिव विनीत पुनिया जी हमारे साथ हैं और साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य सचिव जसविंदर सिंह भी इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। चर्चा की शुरुआत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले उस विषय के संदर्भ में समझते हैं कि आखिर बयानबाजी हुई क्या है। सबसे पहले सुने जेपी नड्डा, राहुल गांधी बोल क्या रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया गया। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की सूची है 2005-6 की, और यहां पर एम्बेसी ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वाई, क्या जरूरत पड़ी थी? एक परिवार, शाही राजवंश, वह ऑपोजिशन नहीं हो सकता, इस बात को भी हमको समझना है। और मैंने उस परिवार के राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट की बात बताई। उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, उसके मेंबर मनमोहन सिंह, उसके मेंबर चिदम्बरम, उसके मेंबर राहुल गांधी, ये सब लोग हैं। 300,000 US डॉलर्स का डोनेशन लेकर के हमें सिखाने लगे हो। हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी जो सवाल पूछ रही है
उसके संदर्भ में भाजपा मौन है और भाजपा जो मुद्दे उठा रही है उस पर कांग्रेस मौन है। कुछ कोशिश हम अपने इस पैनल में करते हैं। प्रभा झा जी हमारे साथ में है। भारतीय जनता पार्टी कल से बड़ी मुखर है और उस मुखरता को और ज्यादा प्रबल तरीके से आवाज दी प्रभा झा जी ने। आज उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को चीनी एजेंट ही करार दिया। प्रभा जी से यही समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभा जी इस मौके पर इन सवालों को उठाने के पीछे मूलतः आप लोगों का मकसद क्या है। जनता जानना यह चाहती थी कि सीमा पर स्थिति क्या है, देश की वास्तविक स्थिति वास्तविक नियंत्रण रेखा पर क्या है, चीन के साथ हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। आपने उन विषयों पर तो मौन साध लिया और कांग्रेस पार्टी की चीनी निष्ठा को साबित करने के लिए 14-15 साल पुराने दस्तावेज लेकर आए। किस लिए? वर्तमान की जवाब नहीं दे सकते इसलिए, या इसके पीछे कोई और मंशा? कोई मनसा नहीं है इसके पीछे। इसके मनसा एक ही है जी। देश हमेशा ऐसे मसलों पर जब दो राष्ट्रों के बीच में, भारत और किसी अन्य राष्ट्र के बीच में तनातनी होती है, उस समय सारा देश एक साथ खड़ा होता है। जी। आपने देखा होगा, चाहे वो 1962 का वार हो, 71 का, 75 का, कारगिल, जब कभी भी सेना और सरकार के प्रति कोई ऐसी बात नहीं होती ऐसे समय में। ये हमेशा से रहा, ये भारत का चरित्र है जी। घोर विरोधी से विरोधी या इन बातों पर नहीं पड़ते हैं। आप देखिए, जब से चाइना बॉर्डर्स पर तनातनी शुरू हुई है, आप एक एक बयान पढ़ लीजिए जी। आपने कहा कि उन चीजों को हम ओझल करना चाहते नहीं। अभी लद्दाख कौन गए थे? अभी भारत के सेनाध्यक्ष गए थे, उन्होंने सब बातें कही। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सवाल क्या है कि अपने पर विश्वास नहीं करना और उन पर विश्वास करना जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई बात नहीं है जी। और सरहदी मामले पर क्या देश के मनोबल से बड़ा है कोई चीज? क्या देश के मनोबल को गिराना चाहिए? सत्य अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असत्य करके सेना को डिमोरलाइज करना, भारत के मनोबल को गिराना, तिरंगा का अपमान करना, संविधान और संसद के महत्व को नहीं समझना, प्रधानमंत्री जी के बात को नहीं मानना, उनके सत्य को, प्रधानमंत्री से झूठ बोलेंगे देश के साथ, यह चल सकता है कभी? इसलिए कहा गया कि देखिए, निष्ठा वो होती है, हम भारत के, हम घोर विरोधी हैं कांग्रेस के, लेकिन अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते और देश की तनातनी होती तो हमारा एक ही बयान होता, लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे लेकिन पहला दुश्मन हमारा चीन है। प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। आप शहीदों का हिसाब मांग रहे हैं। कहां की दुनिया है ये? मरे कि नहीं मरे, आपने कितने मारे, क्या है ये सब? शहीदों का अपमान है कि नहीं है? इसलिए प्रश्न उठा कि चीन के साथ निष्ठा पर मुझे शंका हुई हमारे लोगों को, तो दस्तावेज सामने आए और हमने नहीं लाया दस्तावेज। हिमांशु जी, आप जैसे पत्रकारों ने सामने लाया है कि कौन है वो आरसीईपी, कौन, क्या है वो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप, क्या है, किसने किया था आयातित शुल्क कम, 250 सामग्रियों पर किसने कम किया था, कौन थे वाणिज्य मंत्री उस समय? और राजीव गांधी फाउंडेशन की बात जो आप कह रहे हो, देखिए, जब बात आई है तो जाएगी नीचे तक। फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए सदस्य कौन? मनमोहन सिंह जी। क्या आप पीएमएनआर नेशनल रिलीफ फंड का पैसा उसमें दे सकते हो क्या? क्या आप फाउंडेशन में चाइना के पैसे जो 90 लाख गए हैं और भी पैसे गए हैं? अब आयाती शुल्क करके भारत के आर्थिक व्यवस्था को चरमरा दिया आपने, अवैध वसूली की आपने, तो आपके मुंह नहीं खुल रहे हैं और चीन पर प्रहार न करके आप भारत के प्रधानमंत्री पर प्रहार कर रहे हो, तो शंका को जन्म स्वयं आप दे रहे हैं। अब इतनी बातें हुई, कमलनाथ जी कुछ नहीं बोला, जवाब तक नहीं दिया। क्यों नहीं बोल रहे कमलनाथ जी कि नहीं, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं? आप सोनिया जी का निष्ठा रखिए, लेकिन भारत माता से बढ़कर कोई नहीं है। भारत की निष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं, और ये खिलवाड़ इसलिए दिखता है डॉक्टर हिमांशु जी, दुख के साथ कह रहा हूं कि मेरी भारतीयता पर कभी प्रश्न चिन्ह न लगे, ये भारतीयता पर इनके प्रश्न चिन्ह लगता है। चीनी अब दूतावास में क्या करने गए थे, क्या बातचीत हुई थी जब तनातनी थी? हमारा कहना यह कि हम एक लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, एक दूसरे के विचारधारा के विरोधी हैं, लेकिन जब भारत को कोई आंख दिखाएगा उस समय हम प्रधानमंत्री के साथ, कोई भी सरकार हो, कभी भी किसी की सरकार हो, और अटल जी उसके जीते जागते उदाहरण है। इसलिए मन में शंका पैदा होती है कि चीन की तरफ क्यों खड़े हो रहे हो भाई?
आप भी कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, आज भी माताजी आपकी अध्यक्ष है, इसलिए ये सच्चाई दस्तावेज सामने रखना पड़ा। 9 दस्तावेज जी 9 दस्तावेज रखना पड़ा कि आपने जनवरी में क्या किया, आपने फरवरी में क्या किया, 2008, 9, 10 में क्या किया, ये सब बातें रखनी पड़ी। जनता के मन में गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, तो जनता को लगे कि चीनी निष्ठ कौन है और चीनी निष्ठा क्यों जग रही है, उसका एक जीता जागता ये चीजें सामने आई है। इसी बात को माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा, इसी बात को हमारे केंद्रीय प्रवक्ताओं ने कहा है, और इसी बात को मैंने सुबह उठाया है, क्योंकि कमलनाथ जी का संबंध मध्य प्रदेश से, वो यहां मुख्यमंत्री रहे जी और आज भी लड़ाई लड़ने में आगे हैं। जी। तो भैया कम से कम चीनी निष्ठा का प्रमाण तो मत दो। भारतीय निष्ठा से बढ़कर कभी चीनी निष्ठा नहीं हो सकती। अगर चीनी निष्ठा है तो ये कारण हमने बताने की कोशिश की है जो जाहिर करता है कि आप चीनी निष्ठा से जुड़े हुए हैं। प्रभा जी, आपने बहुत विस्तार के साथ सारी बात कही, लेकिन मेरे पास इसके बावजूद भी आपसे पूछने के लिए सवाल है। कांग्रेस के किस बयान से चीनी निष्ठा आपको महसूस हुई? कांग्रेस अगर ये कह रही है कि सीमा पर हुआ क्या चीन के सैनिक भारत की सीमा में प्रविष्ट हुए या भारत के सैनिक चीन की सीमा में प्रविष्ट हुए? एक बुनियादी सवाल है। 20 सैनिकों की शहादत हुई, क्यों हुई? यह सवाल है। इसके उत्तर की अपेक्षा देश करता है। कांग्रेस करे ना करे का विषय नहीं, देश करता है क्यों हुई। एक दूसरा जानने का विषय आपसे यह है कि आपने कमलनाथ जी को इस आधार पर चीनी एजेंट कह दिया कि उन्होंने 250 सामानों के संदर्भ में आयात शुल्क कम किया था। 6 साल की आपकी सरकार ने भी तमाम मामलों में आयात शुल्क घटाया, रियायतें दी, कुछ में बढ़ाई। आने वाले समय में क्या इसको देशद्रोही करार दिया जाएगा, उन देशों का एजेंट करार देंगे? यह दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल जानने का विषय यह है कि 2006-07 में ली गई फंडिंग को आज उठाने के पीछे क्या मकसद यह नहीं है कि वर्तमान में जो विषय उठ रहा है चीन के संदर्भ में, आप पाकिस्तान के संदर्भ में तो यह बयान हमेशा दे देते हैं, आपके प्रधानमंत्री भी देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी देते हैं, आपके रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री भी बयान देते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसका सबक सिखाया जाएगा। 20 सैनिक मारे गए हैं, आंखें तलाश रही हैं अखबारों में, टीवी चैनल पर कि कहीं तो देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे कि चीन को इसका परिणाम भुगतना होगा। आपको सुनाई दिया हो तो आप मेरी जानकारी में ला दीजिए, दर्शकों की जानकारी में ला दीजिए। क्यों मौन है? और इस मौन को चीनी निष्ठा समझा जाए या क्या समझा जाए, आप ही बताएं। क्या यह प्रधानमंत्री ने नहीं कहा देश के नाम संबोधन में कि हम बलिदान और लहू बर्बाद नहीं होने देंगे, शहीद के एक एक लहू के कतरे का हम हिसाब लेंगे, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 इंच जमीन भी कभी कहीं गई नहीं है? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा कभी भारत के संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, न हुआ है? बात जो है, क्या आप लोगों ने नहीं दिखाया टीवी पर? क्या ये सच्चाई सामने आई है क्या कि चीन ने कोई कब्जा कर लिया है? अगर ये बात आई है तो आप भी जानते हैं ये भारत में है सब कुछ कि अगर 20 लोग शहीद हुए, 20 जवान शहीद हुए तो उसको सच्चाई के साथ देश के सामने रखा गया, और जो घायल हुए उनकी बात कही गई। चाइना का भी तो कुछ हुआ है, वो नहीं दिखा रहे होंगे। लेकिन मेरा यह कहना है, क्या यह समय है आप अपने प्रधानमंत्री की निष्ठा पर डाउट करेंगे? प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री के सामने 130 करोड़ जनता नहीं है क्या? भारत माता का चित्र नहीं है क्या? प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलेंगे? प्रभाजी, आप केवल इतना जवाब दे रहे, 20 जवान मरे कहां, शहीद कहां हुए? भारत की सीमा के अंदर, चीन की सीमा के अंदर? इसका उत्तर दे पाएंगे? आपने देखा, सवाल यह है, नहीं मैं कह रहा हूं ना, सीमा पर हुए, सीमा के लिए हुए और अपने सीमा में नहीं घुसने दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और ये बात मैं नहीं, अभी 2 दिन से लगातार यात्रा कर रहे हैं कौन? सेनाध्यक्ष जी। क्या अपने सेना पर विश्वास? सेनाध्यक्ष जी का बयान ले लीजिए, क्या हो गया है कांग्रेस को जी? क्या देश को सब पता है, लेकिन कांग्रेस इसका गुमराह कर रही है। कांग्रेस गुमराह कर रही है, प्रभाजी का कहना है। मुझे आलोक मेहता जी के पास जाना है, लेकिन कांग्रेस का पक्ष सुनने के बाद आलोक मेहता जी के पास जाना उचित रहेगा। विनीत पुनिया जी हमारे साथ में है। विनीत जी, प्रभात जी की दलील को आपने सुना। उनका मानना है कि आप लोगों को समझ ही नहीं है किस समय क्या बात कही जाए। ये नाजुक मौके पर कर क्या रहे हैं आप? अपने आप को चीनी निष्ठ साबित कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। यह कोई समय है इन बातों को करने का? क्या कहेंगे आप?
सबसे पहले तो मैं शहीदों को याद करते हुए उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ये कहूंगा कि ये मौका आपसी राजनीति करने का नहीं है। वो मौका 4 साल बाद चुनाव आएगा, तब हम कर लेंगे। जब ये इस समस्या से जब हम निपट लेंगे, तब हम आपस में तू और मैं कर लेंगे। लेकिन अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा है चीन। अभी हमें किससे लड़ना है? चीन के साथ, जो हमारी सीमाओं से अतिक्रमण करना चाहता है। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बीजेपी कांग्रेस के बारे में सोचे और कांग्रेस बीजेपी के बारे में सोचे। मैं समझता हूं ये निहायत ही आपत्तिजनक स्थिति है मेरे लिए, और मुझे लगता है सभी के लिए होनी चाहिए कि हम आज इस मौके पर आपसी राजनीतिक परिचर्चा कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या किया। जो हुआ, देखो, कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, खासतौर पे भाजपा से जो मेरे साथी बैठे हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, सेना के साथ है, देश के हर एक सैनिक के साथ है, और हमें पता है कि कैसे इस ऐसे समय में कैसे काम किया जाता है। हमारे लिए ये मैं बीच में रोकता हूं आपको। आप जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं, पर आपके नेताओं के व्यवहार से ऐसा कहीं झलकता नहीं। आप बोल रहे हैं हम देश के साथ हैं, सैनिकों के साथ हैं। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, देश के प्रधानमंत्री के लिए भाषा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? डर क्यों रहे हैं? छिपकर कहां बैठे हैं? ये अपने देश के प्रधानमंत्री से इस समय बात करने का तरीका है, ये संवाद है, और इसके बाद आप यहां पे दलील दे रहे हैं। देखिए, राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है। आप सच बोलो, सच के साथ खड़े हो। हम जीतेंगे। हमने पहले भी चीन को उनके इरादों से नाकामयाब किया है, इस बार भी करेंगे। लेकिन आप सच बोलो। झूठ बोलने से समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्या गलत कहा उन्होंने बार बार कहा है कि हम सेना के साथ हैं। बार बार क्या कांग्रेस पार्टी को ये प्रूफ देना पड़ेगा कि हम देश के साथ हैं? जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस पार्टी ने देश में इतने लंबे सेवा की, क्या उस पार्टी को आज ये बताना पड़ेगा कि हम देश के साथ हैं? तो अगर आप इतना ही सच बोल रहे हैं विनीत जी, तो फिर इस सवाल का जवाब दे दीजिए। कल से रविशंकर प्रसाद जी, जेपी नड्डा जी और आज प्रभात झा जी ने आपकी चीन के साथ में जो राशि लेने का मामला बताया, इस पर अभी तक कोई भी अधिकृत बयान कांग्रेस पार्टी या राजीव गांधी फाउंडेशन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की ओर से आया है? आप पार्टी के संचार मीडिया के सचिव हैं, आप ही वास्तविकता बता दीजिए। क्या हुआ था आप लोगों के बीच में? किस लिए लिए आपने ये पैसे? क्या समझौता किया था कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में? ये 3 मुद्दे उठे हुए हैं, कुछ कहने की स्थिति में हैं आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आज देश में इशू क्या है। हमारे पास भी बहुत कागजात हैं जो बीजेपी निकाल के ला रही है, वैसे कागजात हमारे पास भी बहुत हैं कि विवेकानंद फाउंडेशन को कहां से क्या मिलता है, इंडिया फाउंडेशन को क्या मिलता है, फॉरेन मिनिस्टर के जो बेटे हैं वो कहां पे काम करते हैं, उनको चाइना से कोई ग्रांट मिली है। इशू आज के दिन वो नहीं है। हमने इस बारे में अधिकृत रूप से कल भी बयान दिया था, आज भी दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अपने जो कॉरेस्पोंडेंट्स हैं उनसे चेक कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आज भी है। लेकिन मुद्दा आज के दिन मुद्दा आपने बयान क्या दिया विनीत जी? मेरी जानकारी में मेरे सामने है, बयान ये दिया है कि ये समय नहीं है इस सब पे बात करने का। फाउंडेशन को डोनेशन के संदर्भ में, चंदे के संदर्भ में कोई स्पष्टता अभी तक आपकी पार्टी की ओर से और उस फाउंडेशन की तरफ से नहीं दी गई है। मैं बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि क्या कोई आज के दिन इस प्रश्न का, इस डिबेट के साथ इशू क्या है, रिलेशन क्या है? मैं क्यों स्पष्टीकरण दूं उस चीज का जिस चीज का कोई मतलब ना हो? पहली बात यह है, 2005 में जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि 10 लाख रुपए या 90 लाख रुपए लिए, क्या आपको लगता है कि इसका कोई रेलेवेंस है आज की पॉलिटिक्स के साथ, आज के काम के साथ? क्या कांग्रेस पार्टी ने 2013 में चीन को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, उसको वापस नहीं जाना पड़ा? कांग्रेस पार्टी की जब शासन था तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? देखिए, बात बीजेपी का एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि एक ही झूठ को 100 बार बोलिए और बार बार बोलिए। वही वो कर रहे हैं। आज भी क्या हो रहा है? आज मुद्दा ये नहीं है कि वो डिस्कशन किस चीज पे चाहते हैं, वो डिस्कशन चाहते हैं कि कांग्रेस ने 1962 में क्या किया,
वो 1967 के बारे में नहीं बताएंगे जी। कि 1967 में भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो नहीं बताएंगे कि भारत कांग्रेस के शासन में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा बना। वो नहीं बताएंगे कि भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया 67 में, उसकी हिम्मत नहीं हुई हमारा विरोध करने की। जी। आज क्या होता है कि सारा कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वही फैलाए जाते हैं, लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, लोगों को इशू से भटकाने के लिए बार बार कोशिश की जाती है, जो कि मुझे लगता है गलत है। मैं फिर बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि आज इशू ये है कि देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं। हम पूरी तरह से, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि कांग्रेस पार्टी हर इशू पे कांग्रेस के साथ खड़ी है। आज भी सोनिया जी ने भी स्टेटमेंट दिया है, राहुल जी ने भी बोला है कि हम हर और पूरे देश में कांग्रेस के जितने स्पोक्स पर्सन हैं, लीडर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक्स सीएम्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, सबने आज पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। हम तो ये बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है इश्यूज किन को लाना चाहती है, जो इररिलेवेंट इश्यूज हैं। दिक्कत यह है विनीत जी, आप अभी भी बयान ये दे रहे हैं कि हम सब जवानों के साथ हैं। भाजपा की अपेक्षा है कि इस समय पे आप सरकार के साथ भी रहें और उसके संदर्भ में आप मौन रह जाते हैं। बहरहाल मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आलोक मेहता जी के पास चलता हूं। आलोक जी, दो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आ रहे हैं। विनीत जी ने साफ तौर पर कहा कि हम जवाब क्यों दें इस समय पर, यह कोई वक्त है इस विषय पर बात करने का। और दूसरा आपसे जानने का विषय यह है कि 14 साल बाद अगर इन विषयों को लेकर वो सरकार बात कर रही है जो 6 साल से सत्ता में है, 6 साल से क्या जानकारी नहीं थी, क्या जांच नहीं की थी, क्या पता नहीं था? आज इन दस्तावेजों को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर मौजूदा सरकार के कानून मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपका जो 4 दशक से भी ज्यादा, 5 दशक से भी ज्यादा का पत्रकारिता अनुभव है, क्या कहता है इस संदर्भ में? किस नजरिए से देखते हैं इन कोशिशों को आप? और दूसरा जो दलील विनीत पुनिया जी की, हम जवाब क्यों दें, कितना जायज मानते हैं मौजूदा समय में उनके इस जवाब को आप? दो सवाल आपसे। देखिए हिमांशु जी, इसमें कोई शक ही नहीं, आप और हम तो किसी पार्टी से और जितने मित्र हमारे होते हैं जी, उन लोगों के प्रति हमारा और आपका कोई दुराग्रह नहीं है जी। असली दुख हमें इस बात का है, मैं तो दिल्ली में 71 में आ गया था जब बांग्लादेश की वार के लिए, जब पाकिस्तान के हवाई जहाज भी ऊपर उड़ते थे, आगरा तक चले जाते थे ना, जब ब्रेकआउट होता था, तो उस समय भी डीपी मिश्रा जी थे, मान लीजिए वही सबसे बड़े सलाहकार भी थे, तो वो भी बताते थे कुछ चीजें। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी समय मैंने कम से कम, चूंकि आपने जिक्र किया, हमने ऐसी स्थिति जो शीर्षस्थ नेताओं में से हैं, देखिए राहुल जी आज बनेंगे, कल बनेंगे, नहीं बनेंगे, रहेंगे, बगैर रहे भी संजय गांधी तो नहीं बने थे ना अध्यक्ष, तब भी उनकी एक अपनी, कल उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। तो मेरा मानना है कि उनके बयान से सारा मामला भड़कता है। अब वो ठीक है, वो सलाहकार, ये सही है भाई, चलिए मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी जब वो पोजीशन में थे उन्होंने उठाया, प्रतिपक्ष में उठ करके सवाल उठाना, सहानुभूति बताना। सोनिया जी का बयान कितना अच्छा था, सर्वदलीय बयान के बाद पहला मैं स्वागत इस बात का करूंगा। हिमांशु जी, आपने भी जो बात उठाई, सर्वदलीय मीटिंग के बाद सोनिया गांधी जी ने बहुत ही उससे कहा देश हम उनके साथ है। लेकिन राहुल जी ने क्या कहा, दे दिया, अभी भी जो आज और कल भी जो बयान आए हैं, जमीन दे दी, जमीन दे दिया गया, लड़ाई बताइए कहाँ हुई। देखिए 1 मिनट आपका लूंगा मैं, पुनिया जी भी सुन रहे हो तो देखिए ये बात वो किसी से भी पूछ लें जो जानता हो। शरद पवार जी क्यों नहीं बोल रहे? शरद पवार जी तो राहुल गांधी से उम्र में तो उनके पिता तुल्य ही बराबर है ना, लगभग कुछ उम्र ज्यादा ही है। शरद पवार जी ने क्या कहा कि नहीं तो नहीं। और मुझे अच्छा, शरद पवार जी उस समय रक्षा मंत्री थे जिस समय समझौता हुआ कि भाई ये तय है, यहां तक तुम रहोगे, यहां तक हम रहेंगे, उसके आगे हम नहीं। अब होता यह है कि हम लोग कई बार, जब चूंकि सीमा ही तय नहीं है ना, आप प्रधानमंत्री क्या कहते हमने उन पर जाके हमला कर दिया, तो सारी दुनिया में ये कहेंगे कि भारत हमला करता है। क्या प्रधानमंत्री कहे नहीं उन्होंने हमला करके कब्जा कर लिया? भाई कब्जा नहीं, उस जगह पर जहां खड़े थे हमारे बहुत बहादुर जवान हैं, वो 62 में भी थे। आप देखिए यदि वो खाते खोले जाएंगे तो सही बात यही है कि नेहरू के समय हमारी सेना ने तो तब भी मुकाबला किया था, वो बल्कि कुछ आगे जाकर के उनको, जहां चूंकि तब भी सीमा तय नहीं थी। लेकिन हाँ 93 के बाद जब रक्षा मंत्री थे, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मैं खुद वहां मौजूद था। हिमांशु जी, इसलिए विनय जी से विवरण करिए कि मैं वहां पीकिंग में ही मौजूद था, उसके बाद भी मैं कई बार जा चुका हूं।
अटल जी के समय में उसको और पुष्टि मिली, तो बीजेपी भी ये नहीं कह सकती कि 2005 उन्होंने नहीं उसके बाद किया जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी स्थिति में चाहे देवगौड़ा रहे चाहे गुजराल रहे, कभी किसी शीर्षस्थ नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया कि जमीन दे दी। अभी बताओ, जब मालूम है कि ये जमीन किसी की ना उसका हक है ना हमारा हक है, उस जगह को बीच का एक जैसे बफर जैसा होता है उस इलाके में, कभी हम आगे चले जाते कभी वो चले, लेकिन हम उसको घोषित रूप से नहीं कह सकते युद्ध करने वाले जी। तो इसीलिए इस बार जो हुआ, फिर दूसरा जो सवाल उठा रहे, हमारे बिहार के बहादुर जवान, राजस्थान के, तमिलनाडु कहीं के भी होते हैं जी, ये क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, वो भारत के जवान हैं, उनका खून बहाया, वो अपनी जान देकर के उन्होंने अपनी रक्षा की सीमा से अंदर की एक कदम नहीं आने दिया जी। और हमने उनके 40, हमारे 20 यदि नुकसान हुआ है तो उनके 40 मारे गए। अब चीन कभी बताता, हिमांशु जी रिकॉर्ड देख लीजिए, राहुल गांधी, अच्छा ये सवाल क्यों उठा राजीव इस समय, आप कह रहे 10 साल बाद, देखिए अब बोफोर्स कब हुआ, उसके बाद कब चला और कब तक चलता रहा, ये तो पहला उठा है जो चेक से लिया गया जी। इसके अलावा बिना चेक वाले बहुत सारे निकल के आएंगे, वो बीजेपी के हो तो उनको भी निकालना चाहिए था जी। मेरा आरोप तो यही है कि मनमोहन सिंह जी सत्ता में रहते हुए जिन लोगों ने आपका चैनल छत्तीसगढ़ में देखा जाता है जी, विद्याचरण शुक्ला जैसे जो पुराने कांग्रेस के इंदिरा गांधी के समय के थे, उनके साथ के 50 इतने लोगों को मार दिया गया, उन नक्सलों का खिलाफ क्या किया मनमोहन सिंह जी ने जी। उन्होंने उन लोगों को, उन्होंने बढ़कर के, वो तो कहते कश्मीर दे दीजिए, अरुंधति राय कहती है कश्मीर दे दीजिए, उनको सम्मान, तो उनके सारे लोग सरकार, यही मंत्री कपिल सिब्बल उनकी पैरवी करते हैं जी। किस बात की बात करते हैं कांग्रेस, देखिए उन नक्सलवादियों का साथ, माओवादियों का साथ उन लोगों ने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मान लो बीजेपी के लोग गलत थे, जिसको कह रहे हम भी हमारे पास रखे हैं, तो मनमोहन सिंह तक क्यों नहीं निकाले जी। आज जब आप ये कहते हैं कि चीन की लॉबी पूरी भारत में काम कर रही है, इस समय CIA काम करता था, पूनिया जी को शायद पता नहीं होगा जी। उस समय भी उद्घाटन किया जाता था, उसमें कांग्रेस के चंदूलाल चंद्राकर जी को इस्तीफा देना पड़ा था CIA के आरोप में, रामस्वरूप कांड में उनको राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था जी। आज चीन के लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई साबित होता है कि पैसा किसी मंत्री को मिला था किसी सरकार के, तो क्या उसको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा जी। ये कहना कि आज क्यों, इसलिए कि जनता को मालूम होना चाहिए जी कि जब आप फाउंडेशन के नाम पे, साक्षरता के नाम पे, गरीबों के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, चीन से लेने की जरूरत क्या थी आपको जी। आप चीन से लेकर के आप उसी को रिपोर्ट देते हैं कि आप ये व्यापार के धंधे खोल दीजिए। इसलिए देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, न हमें ये कहने की नौबत आनी चाहिए कि चीन की एक लॉबी काम करती है, उससे भ्रमित हो जाते हो राहुल गांधी, लेकिन वो 10 साल MP रह चुके हैं, वो नौसिखिया कल पैदा होकर के नहीं आए हैं, जो वो युवा कांग्रेस का नेता होता है, वो युवा कांग्रेस के नेता बहुत समझदार, उनसे ज्यादा कई लोग मिल जाएंगे आपको जी। आज पचौरी जी से आप पूछिए, सुरेश पचौरी, वो भी मंत्री रहे, लेकिन वो नहीं कहेंगे ऐसी बातें राहुल गांधी की तरह से। तो आलोक मेहता जी की घोर नाराजगी जो है वो है राहुल गांधी के बयान, उनकी भाषा को लेकर, वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस समय पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे बिंदुओं पर ऐतराज है। मैं चलूंगा कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारे साथ जसविंदर सिंह जी हैं उनके पास, लेकिन विनीत पुनिया जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं और जसविंदर जी के पास चलते हैं। जी विनीत जी। देखिए, आलोक जी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है और बहुत सम्मान रहा है जी, लेकिन आज की उनकी इंटरप्शन ने मुझे थोड़ा निराश किया है। मुझे लगा है कि वो भी थोड़ा उतना जो मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि वो बिल्कुल कहेंगे, जो असली मुद्दे पे लेके आएंगे उन्होंने, लेकिन उस असली मुद्दे पे एक तरफ जाना भी उचित नहीं समझा, वो गए भी नहीं कि भारत की सीमाओं में अतिक्रमण हुआ है या नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है या नहीं बोला, कि उसके बारे में वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो असली इश्यूज को। असली इश्यूज आज क्या है, लेकिन उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि राहुल गांधी को बुराई करने में। मैं वापस आना चाहता हूं कि देखिए आलोक जी, देश आपकी बहुत इज्जत करता है, आपका बहुत सम्मान है, आप कृपा करके ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला या नहीं बोला। एक झूठ बोलेंगे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं, और प्रधानमंत्री जी का एक बहुत सम्मान होता है, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको कोई आपत्ति करे, उनके ऊपर कोई रोके, वो बिल्कुल गवारा नहीं है किसी को भी। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो बोले उसकी एक इज्जत हो, उसका एक मान हो, एक सम्मान हो। आपने उस बारे में बिल्कुल मौन रह के उसको जैसे स्वीकृति दी है, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से वाले। तो विनीत जी, आप एक बार बताएं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आलोक मेहता जी से? आलोक मेहता जी इसलिए प्रधानमंत्री को झूठा बोलते हैं क्योंकि राहुल गांधी झूठा बोलते हैं,
इसलिए झूठा बोल देंगे क्या? जो उन्होंने तथ्यों के स्तर पर अपने 50 साल के पत्रकारिता अनुभव के आधार पर जो महसूस किया वो अपनी बात कह रहे हैं। आपको निराशा है, अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल मैं चलता हूं जसविंदर जी के पास। और जसविंदर जी, आपसे मुझे थोड़ा अलग पहलू पे बात करनी है। जब 1962 में चीन के साथ टकराव आया था तो कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में यह आरोप थे कि वह चीन परस्त है। कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन के तौर पर आने वाले समय में देश की राजनीति ने देखा। वर्तमान समय में कमोबेश उसी प्रकार से कांग्रेस घिरती दिखाई दे रही है। आपसे समझना चाहता हूं, कांग्रेस की भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या कांग्रेस की बातों से, कांग्रेस के तौर तरीकों से, कांग्रेस की रीति नीति से आपको भी यह बोध आ रहा है कि वह देश हित छोड़कर चीन हित के लिए काम कर रही है? आप मुझसे बात कर रहे हैं? देखिए जी जसविंदर जी, आज के दिन पूरा देश चीन के खिलाफ खड़ा है। मैं जसविंदर जी से यह सवाल कर रहा हूं। जी आप सवाल दोहराएंगे? जी, मेरा सवाल यह है जसविंदर जी आपसे कि 1962 के समय पर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को लेकर निशाने पर रही कि उसकी सक्रियता भारत में है पर निष्ठाएं चीन के प्रति हैं। बात की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन भी देखने को मिला। बदली हुई परिस्थितियों में इस समय कांग्रेस कटघरे में है। सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस देश हित को छोड़कर चीन की भाषा बोल रही है, चीन के समर्थन में बयान दे रही है, जिन बातों से चीन को लाभ मिले इस प्रकार का माहौल बना रही है। बतौर कम्युनिस्ट पार्टी लीडर आपसे जानने का है, क्या कांग्रेस की गतिविधियों को आप भी इसी नजरिए से देख रहे हैं? क्या इसमें आपको दिख रहा है कि उसने देश हित को तिलांजलि दे दी है और चीनी हितों को लाभ पहुंचा रही है अपने तौर तरीकों से? देखिए, हम दो बातें हैं जिन बातों को कहना चाहते हैं। आपने 1962 से बात शुरू की जी, तो 1962 से ही मैं अपनी बात को शुरू करूंगा जी। हमारी पार्टी का शुरू से ही ये रुख रहा है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ हमारे जो विवाद हैं वो विवाद युद्ध से नहीं, शांति से, संवाद से हल होना चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ अगर कोई विवाद होता है तो हम चाहते हैं कि वो संवाद के साथ हल होना चाहिए और हर मामले का अंततः शांतिपूर्ण ही हल निकलता है, युद्ध से किसी का हल नहीं निकलता है। 1962 में भी हमारी पार्टी का यही रुख था कि जो विवाद है इस विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और बाद में आकर दोनों ही देश जो है कि वार्ता पर आए, टेबल पर बैठे। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारी जो बात 1962 में कही थी, हम पे हमारी आलोचना हुई, वो बात सत्य हुई और अब जो है कि दोनों देश जो है कि उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है कि इसलिए हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, हर समस्या का समाधान जो है कि संवाद से, वार्ता से चाहते हैं जी। दूसरी बात जो है कि जिसका जो बात कि अभी वर्तमान की जो बात है कि 16 तारीख की घटना घटी, उसके बाद 19 तारीख को जब सर्वदलीय बैठक होती है, उस बैठक में सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि इस मुद्दे पर देश एक है जी। देश सरकार के साथ है, देश संसद के साथ है, जो है हमारे सैनिकों के साथ जी। इसलिए जो है कि उसके बाद कहना कि किसी पार्टी ने ये है वो है, सारी पार्टियों ने एक मत से कहा कि हम इसके साथ हैं। विवाद उसके बाद पैदा होता है। विवाद ये होता है कि प्रधानमंत्री जी का बयान कुछ और आता है जी, विदेश मंत्रालय का बयान कुछ और आता है। जब सरकार के बयानों के ही अंदर अंतर विरोध है तो विपक्ष को ये जानने का हक है कि प्रधानमंत्री जी सत्य कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय सत्य कह रहा है जी। और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई हमारी सीमा के अंदर नहीं घुसा है तो देश को ये जानने का हक है कि हमारे सैनिकों की शहादत कहाँ हुई। और उसके बाद विपक्षियों को अब जो है कि एजेंट कहलाने की बात हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का जब ट्वीट आता है तो उस ट्वीट प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि वही हमारी सीमा के अंदर कुछ नहीं, कोई नहीं घुसा है, सुरक्षित है, तो उसके बाद उसके ट्वीट को जो चीन का जो विदेश मंत्रालय है वो उसको ट्वीट करता है कि देखिए हम सही हैं और इस तरीके से ये जो चीन की बात को हम नहीं, विपक्ष नहीं और सेना के बल को विपक्ष ने नहीं गिराया है, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान को जिस तरीके से जो है कि चीन ने ट्वीट करके जिस तरीके से ट्वीट किया है, इस तरीके से जो है कि चीन के रुख को
पर हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो है कि सही साबित किया है। तो इसलिए ये प्रश्न है, जिस प्रश्न के बाद जो है कि सरकार को, जनता, विपक्ष को और जनता को ये जानने का हक है कि आप जो हमारे जो हमारे जो सैनिक शहीद हुए वो कहाँ हुए। दुख की बात ये है कि क्योंकि इस मुद्दे को बुलाया नहीं जा सकता था, इसलिए प्रधानमंत्री जी अलग तरीके की बात कर रहे हैं। पुलवामा में हमारे शहीद हुए, जो है सैनिक शहीद हुए, लेकिन उसके बाद उनकी जो हमारे शहीदों की जो लाशें हैं उनको जो है कि दिल्ली लाया जाता है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी नमन करते हैं और उसके बाद जो है कि उनके घरों में, उनके राज्यों में पहुंचाया जाता है। लेकिन इस मुद्दे को क्योंकि भुनाया नहीं जा सकता था, इसलिए इनकी, हमारे जो शहीद हैं, इनको शहीद भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी कहते कि मारते हुए, मारते मारते मरे। श्रीमान प्रधानमंत्री जी वो मारते मारते मरे नहीं है, वो 20 लोग मारते मारते शहीद हुए हैं। ये बात कहने का हक इस देश के हर नागरिक को है, हर राजनीतिक पार्टी को है। और इसलिए हम प्रधानमंत्री, इसलिए ये जो विवाद है, विवाद प्रधानमंत्री जी के बयानों से और विवाद और विदेश मंत्रालय के जो बयान है अंतर्विरोध, उन अंतर्विरोधों से पूछा से पैदा हुआ है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात जसविंदर सिंह जी ने कही है कि जो बयानों को लेकर विरोधाभास है उसने विवादों को जन्म दिया है। इस पर उत्तर लेने के लिए मैं प्रभात झा जी के पास जाऊंगा, लेकिन राजकुमार सिंह जी मेरे साथ में हैं और राजकुमार सिंह जी से मैं वापस अपने सवाल को दोहराना चाहता हूं। सवाल मेरा यह है राजकुमार जी कि इस समय पर कांग्रेस के ऊपर जो यह आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि चीन से इन्होंने फंडिंग ली, चीन से ये लोग राशि लेते रहे, राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर चंदा लिए, इसके समय को आप एक स्वाभाविक घटना के तौर पर देखते हैं या चीनी मुद्दे पर मौजूदा सरकार जिस प्रकार से सवालों के घेरे में आ रही है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं? जो सवाल आपने शुरू में पूछा जी, लगभग उन्हीं चीजों को बाद में लोगों ने भी रेखांकित किया, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने जी। तो विडंबना यह है पूरी व्यवस्था की भी और आज की चर्चा की भी जी कि जिसको जिन सवालों का जवाब देना चाहिए वो उन सवालों का जवाब देने से मुंह चुरा रहा है और दूसरे से सवाल पूछ रहा है और फिर कह रहा है कि आपके सवाल का कोई औचित्य नहीं है, मेरे सवाल का औचित्य है। जी, चीन और भारत की सीमा पर जो कुछ हुआ जी, उसका सच सर्वदलीय बैठक में सामने आया हो तो आया हो, जी, मीडिया के माध्यम से देश के सामने आया है, वो सच कम है और सवाल कहीं ज्यादा खड़े करता है। जी, कई बार राजनीति जैसे सीधी चाल नहीं चलती है, राजनीतिक डिप्लोमेसी उससे भी ज्यादा अलग चाल चलती है। जी, तो डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें सीधे शब्दों में, सीधी सरल भाषा में नहीं भी कही जाती। जी, इसके बावजूद ये मान लेना कि किसी को सवाल पूछने का हक नहीं है, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक गलत धारणा है। जी, सरकार में बैठे लोगों को, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कल कांग्रेस के लोग थे, आने वाले समय में कोई और भी हो सकता है, ये मानना पड़ेगा कि सवाल पूछने का हक लोकतंत्र का बुनियादी चरित्र है। जी, और जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में चुन के आते हैं उनको सवालों का जवाब देने की आदत डालनी होगी। जी, सवालों का जवाब कितना देना है, किस भाषा में देना है, किस सीमा में देना है, वो परिस्थितियों पर, सवालों की संवेदनशीलता पर निर्भर कर सकता है। तो प्रभात झा जी जैसे पढ़े लिखे समझदार राजनेता अगर ये कहें कि ये सवाल पूछने का वक्त है, कहाँ शहीद हुए, क्यों शहीद हुए, कैसे शहीद हुए, तो मुझे लगता है कि अगर आप ये सवाल उठाने के बजाय जवाब देने की कोशिश करते आप या आपके दूसरे साथी, तो शायद बात यहां तक नहीं बढ़ती। दूसरी बात, यही बात मैं विनीत पुनिया के संदर्भ में कहना चाहता हूं, ये कहना कि ये माहौल नहीं सवाल पूछने का। निश्चित रूप से 2005 और 6 के डोनेशन को लेके अगर आप 2020 में सवाल पूछेंगे, तब जब 6 साल से आप सत्ता में हैं, तो आपकी मंशा तो जाहिर है कुछ और है। आप सवाल पूछने वाले का मुंह बंद करना चाहते हैं, लेकिन जो सवाल पूछने वाले हैं अगर वो दूध के धुले हैं तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि इस सवाल का औचित्य नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस आप थोड़ी तय करेंगे। अगर आप जिससे सवाल पूछा जा रहा है वही तय करेगा सवाल रेलेवेंट है या नहीं है, फिर तो प्रभात झा भी सही कह रहे हैं कि सवाल पूछने का औचित्य क्या है। विनीत पुनिया को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि सीधे सीधे आप तर्क की बात क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल दाएं बाएं क्यों घूम रहे हैं।
भाई डोनेशन लिया कि नहीं लिया, लिया तो सही था कि गलत था, पहली बात जी। तो दोनों पक्ष सवालों का जवाब देने से मुंह चुरा रहे हैं और दूसरे पर सवाल दाग रहे हैं। ये मुझे लगता है कहीं भी लोकतांत्रिक जो जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात हम करते हैं उससे परे है, उससे उलट है। दूसरी बात जी, अगर चीन के और भारत के संबंधों की बात करें, बहुत जटिल संबंध है जी, उसमें 62 भी है, उसमें 67 भी है जी, और 34 साल तक दोनों देशों के संबंधों में जिस तरह की बर्फ जमी रही जी, वो अचानक नहीं टूटी। जी, आज हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं या राजीव गांधी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो हमको थोड़ा और अतीत में लौटना पड़ेगा कि लगभग 34 साल दोनों देशों के संबंधों में बर्फ जमी रहने के बाद उसको पिघलाने की कोशिश अगर हुई थी तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी। जी, 1988 में राजीव गांधी चीन की यात्रा पे गए थे जी, और जब वो गए थे तो उनके पीछे जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में 1962 में जो हुआ जी, उसका बोझ भी था इतिहास का। जी, उनके साथ इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में जो हुआ उसका भी बोझ था। जी, उसके बावजूद एक नई शुरुआत, देखिए कोई जैसा कि अटल जी भी कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। जी, पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, चाइना आपका पड़ोसी है, तो संबंध सुधार की कोशिश बराबर रहनी चाहिए। राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई, एक लंबे अंतराल के बाद टास्क फोर्स बने और उसमें भी जाके और प्रगति तब हुई जब अटल जी सत्ता में थे, तब उस टास्क फोर्स की बातचीत में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हुए और यह तय हुआ कि दोनों देश संवाद के जरिए जो सीमा का विवाद है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश कितनी सफल हुई नहीं हुई, बीच में क्या उतार चढ़ाव आए, एक लंबी बहस का विषय है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मान लेना कि किसी एक दल की सरकार ज्यादा राष्ट्रभक्त है, किसी दूसरे दल की सरकार की राष्ट्रभक्ति शायद उतनी मजबूत नहीं थी या संदिग्ध नहीं थी या संदेहास्पद थी या दूसरे देश के प्रति नरम रही, ये उचित नहीं है। देश पहले है, सरकारें आती जाती रहती हैं, राजनीतिक दलों का नेतृत्व बदलता रहता है, देश की नीति और भारत के संदर्भ में खासतौर पर रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात लेकिन राजकुमार जी ने कही। परेशानी इस बात की है कि लोकतंत्र में उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार लोग जवाब देंगे, लेकिन देश की दो सबसे बड़े राजनीतिक पार्टियां जवाब देने के स्थान पर अपनी सुविधा के साथ सवाल उछाल देना चाहती हैं और जनता दिग्भ्रमित सी केवल ठगी सी देख जाने के लिए मजबूर हो जाती है। मैं वापस प्रभात जी के पास लौटता हूं। प्रभात जी, पूरे संवाद को आपने सुना, एक बिंदु जो जसविंदर सिंह जी ने उठाया उस पर तो कम से कम आप जवाब देंगे। जसविंदर ने उठाया कि चीन की मदद किसने की, राहुल गांधी ने की या नरेंद्र मोदी जी ने की? देश के प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि कहीं कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, देश की सीमा पर कोई कोशिश नहीं हुई। यह स्वयं प्रधानमंत्री जी का बयान है और उनके बयान को ही चीनी सरकार ने ट्वीट करके यह बताया दुनिया के सामने कि देखो वहां के प्रधानमंत्री बोल रहे कि हमने कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? और इस बात पर भी कि विदेश मंत्रालय ने बाकायदा स्पष्टीकरण जारी किया और यह कहा कि प्रधानमंत्री के बयान को शरारतपूर्ण तरीके से व्यक्त किया जा रहा है। दोनों बिंदुओं पर बतौर पत्रकार आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि आप राजनेता बाद में बने, पत्रकार पहले थे, हमारे वरिष्ठ पहले थे, तो इसलिए बहुत ईमानदारी के साथ में बात रखेंगे। ऐसी उम्मीद आज भी आपसे बनी हुई है सब लोगों की। देखिए, मैं उम्मीद पे ही खरा उतरूंगा। क्या लोगों को पता नहीं है, क्या राहुल जी को यह पता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या है? चाइना के बॉर्डर पर जी गोली चलाने वाली बात है क्या वहां पर? जी, लेकिन लेकिन जब ये हुआ और दोनों तरफ से हमने घुसने नहीं दिया, उनने घुसने की कोशिश की। अभी आलोक जी ने आपके सामने कहा कि चाइना का अपना एक सिस्टम है, वहां का मीडिया कैसे करता है, क्या दिखाता है, ये हम सबको पता है जी। और इसलिए वो दिखाता ही नहीं है कुछ। और ये आज का नहीं है, 62-67 जबकि आप बात देखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा जी। तो क्या वहां गोली चल। लेकिन जब बात आई है तो राजनाथ सिंह जी का बयान क्या आया हुआ है, सारे जब सेना के अधिकारी बैठे तो क्या बात हुई, क्या उन्होंने कहा? सवाल क्या है कि हम अपने ही व्यक्ति को कटघरे में, राजकुमार जी से सहमत हूं मैं, सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन सवाल रिलेवेंसी क्या है इस समय? हम अपने लोगों पे शंका करेंगे। आपको याद है नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, विपक्ष का नेता, हतप्रत था पूरा विश्व कि देखिए क्या भारत है और अटल जी क्या बोलेंगे।
जिस समय ये होता है आंख में काजल लगाओ हिमांशु जी तो काजल है, और गाल पे लगाओ तो कालिक है। काजल तो वही है, लेकिन स्थान का, समय का, काल की, किस समय क्या बोलना, किस समय कैसे बोलना, ये ज्ञान का अभाव। भारत पहले है। मैं राजकुमार जी से सहमत हूं, आलोक जी से सहमत हूं। मेरे से नाराजगी हो सकती है, प्रधानमंत्री से हो सकती है, लेकिन देश के, ये देश सबका है ना, ये देश कांग्रेस का भी है। लेकिन जब आप शंका के घेरों में आप शुरू ही करते हो कि वहां कैसे हुआ, क्या हुआ, ना समझिए। क्या भारत के नेता नहीं हो क्या? 3 बार से 4 बार से सांसद हो आप, क्या आपको जानकारी नहीं है? क्या चैनलों ने नहीं दिखाया? किसने कहा? क्या अपने सेनाध्यक्ष पर, हम नरबड़े पर विश्वास नहीं करेंगे? उन्होंने 2 दिन के दौरे के बाद कहा कि कुछ भी गलत नहीं है, वहां पर जो कुछ भी हुआ हमने अपनी सीमा की रक्षा की है और आगे भी करेंगे। क्या उड़ाने सतर्कता नहीं बरती जा रही है? सवाल क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के बंधु जब राजनीति, जब उनके मन में राजनीति, चौकीदार चोर है हिमांशु जी किसने कहा था, और देश की परिपक्व जनता ने जवाब दिया कि चौकीदार सच है, चौकीदार देशभक्त है, और हम किसी की प्रभात जी, आपने मुझे पूरी राष्ट्रभक्ति के संदर्भ में उपदेश दे दिया, लेकिन जसविंदर जी ने जिस बिंदु को उठाया था और मैंने सवाल के तौर पर दोहराया था, उस पर कहने के अलावा आपने सब कुछ कह दिया। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री के बयान का लाभ क्या चीनी सरकार ने उठाने में सफल रही, नहीं रही, क्यों ऐसा बयान दिया, विदेश मंत्रालय ने क्यों खंडन किया? 2 सवाल, इस पर उत्तर दीजिए ना प्रभात जी। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानते हैं, हमारी जमीन, हमारी सीमा, जो कुछ भी है। और देखिए वहां की परिस्थिति को आलोक मेहता जी ने बहुत साफ बताया है। अगर उनका टेंट था तो हमारा भी टेंट था, अगर उनके टेंट लगे तो हटाए जाने की बात कही गई। सवाल क्या है कि जिन बातों को, और जब प्रधानमंत्री जी का बयान आया और जयशंकर जी जो खंडन आया, वो देश जो प्रधानमंत्री, विपक्ष में अभी मेरे मित्र ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को, सभी विपक्षियों को नहीं, सबने कहा। उसके बाद सोनिया जी का बयान आता है, उसके बाद राहुल जी का बयान आता है। आप मुझे बताइए हिमांशु जी, आपने खुद भी सवाल किया, क्या ये कहा जा सकता है सरेंडर मोदी? हालांकि सरेंडर बोलना भी नहीं आया, सुरेंद्र मोदी बोल दिया उन्होंने, सरेंडर मोदी नहीं बोलना आया उनको। अपने देश के प्रधानमंत्री को आप ये भाषा में संबोधित करोगे? यही उनकी नीयत पर खोट दिखता है। और जब उनकी नीयत भारत माता के प्रतिनिधि के रूप में अगर हमने देश ने चुना है, उस पर शंका करते तो फिर उनके किए गए काले कारनामों को सामने लाने का मन एकदम आ जाता है कि नहीं, अब इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इन्होंने क्या क्या किया देश के साथ सामने लाना चाहिए। इसलिए मन खराब होता है। अरे मैं एक बात जानना चाहता हूं प्रभा जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, 1999 से 2000 के बीच में इस देश के तमाम स्वयंसेवी संगठन जो फाउंडेशन है, उन्हें 4535 करोड़ रुपए का विदेशी संस्थानों से चंदा मिला था 1999-2000 के बीच में। और 2017-18 में यह आंकड़ा बढ़ के 16,902 करोड़ रुपए हो गया है। विदेशी संस्थानों, विदेशी सरकारों से चंदा लेना देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी अगर है, तो ये जो 16,902 करोड़ रुपए जिन जिन को मिला है, क्या उनके संदर्भ में कार्रवाई की अपेक्षा ये देश आपकी राष्ट्रभक्त सरकार से कर सकता है? क्योंकि आपने विषय केवल इतना बना दिया है कि कांग्रेस ने चाइना से पैसा लिया, चाइना से आप व्यापार करें, कोई ऐतराज नहीं है। आप चीनी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उन्हें झूला झुलवाएं महाबलीपुरम में, कोई ऐतराज नहीं है। आप साबरमती दिखाएं, कोई ऐतराज नहीं है। आप बतौर मुख्यमंत्री 5-5 बार जाए तो ऐतराज नहीं है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर दौरा करने जाए, कोई ऐतराज नहीं है। वहां की शासन व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए आपका पूरा दल जाए तो ऐतराज नहीं है। लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन ने अगर 90 लाख, 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया, तो उससे उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी राष्ट्रनिष्ठा सब संदेह के घेरे में आ जाती है। और उस परिवार को भी संदेह के घेरे में ला दिया जाता है जिसके परिवार के 2-2 लोग इस देश के लिए शहीद हुए हैं। उनके लिए भी शब्द है शहीद। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी इस देश के लिए शहीद हुए हैं। तो क्या इस इतिहास को खारिज कर देंगे आप और आपकी पार्टी? नहीं, सवाल ही नहीं होता है कोई खारिज। सवाल आपने जो 2 उठाए हैं जी, जो फॉरेन फंडिंग से एनजीओ चलते हैं, अगर सबसे ज्यादा किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की कि नाजायज नहीं हो, और उसके लिए जो नियम, कायदे, अधिनियम बनाए गए, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और हमने देखा है कि विदेशी फंडिंग से देश के बारे में क्या क्या किया जाता है, उस सारे खिलवाड़ करने वालों पर। यही तो कारण है नरेंद्र मोदी जी के विरोध का जी, यही तो सबसे बड़ा कारण है जी। और सही पैसा लेकर देश के हित में काम करे, किसी को कोई एतराज नहीं है। मैं किसी क्लब का नाम नहीं लेता हूं हिमांशु जी। आज ही जब मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं, मेरे उस पर मैटर आ रहा है इस समय कि भारत का एक कोई क्लब है,
वो 100-150 करोड़ रुपए फौरन भेजता है, इस पे रोक लगना चाहिए। सवाल क्या है कि हम समझने की कोशिश करें। हम कभी भी आपका फंडिंग देश हित में काम में लगे ना। और आपने बात उठाई कि इतने बार गए, इतने बार किया प्रधानमंत्री ने। जो सवाल क्या है, भारत उदारपूर्ण देश है जी। हम दोस्ताना, अभी हमारे जसवंदर ने कहा कि शांति समझौता, हम सब कुछ करना चाहते हैं बातचीत। भारत की प्रकृति है कि प्रकृति के साथ आइए, उदारता के साथ आइए। लेकिन अगर कोई आंख दिखाता है, कोई धोखा देने की कोशिश करता है, कहीं शहीद के साथ, सैनिकों के साथ खिलवाड़ करता है, हमारी सीमाओं पर, सरहद पर खिलवाड़ करता है, तो हिमांशु जी, इस सरकार ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार दिखाया है। हाल ही में तो हुआ था, क्या हुआ पाकिस्तान का। मैं फिर रोकता हूं प्रभा जी, मैं फिर आलोक जी के पास चलूंगा, मेरे पास समय सीमित है। आपसे केवल इतना जानना चाहता हूं, चीन ने आपके 20 जवानों को मार दिया, कोई एतराज तो नहीं आपको इस सच्चाई से? केवल इतना पूछता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने एक बार भी चीन का नाम लेकर यह बयान दिया क्या कि चीन को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी? ना आगे कोई नाम लिया, ना पीछे कोई नाम लिया। देश की संप्रभुता से समझौता नहीं होगा, ना आगे नाम लिया, ना पीछे नाम लिया। केवल आपसे इतना पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी के भाषणों का पूरा देश कायल रहा है। उनके भाषणों पर लोग जिस तरफ वो देखते हैं उस तरफ देखने लगते हैं। पाकिस्तान को लेकर जब वो बोलते हैं तो सुनते हैं, चीन को लेकर बोलने में गुरेज क्यों रहा? इसका कोई उत्तर है आपके पास? अरे कहां गया तुम्हारा? उनसे संपर्क टूट गया। मैं एक बार फिर आलोक मेहता जी के पास में चलता हूं। आलोक मेहता जी, आपसे मेरा जानने का विषय यह है कि मौजूदा परिस्थितियों में जो राजकुमार सिंह जी ने बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि जिम्मेदार लोग जवाब देना नहीं चाहते, बल्कि जवाब से बचने के लिए एक सवाल और दाग देना चाहते हैं। कैसा देखते हैं आप इस प्रवृत्ति को, और इसके साथ में क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय को लेकर आप? देखिए हिमांशु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा और अधिक पारदर्शी सरकार यदि रहे। ऐसा अभी कहा आपने कि विदेश मंत्रालय ने कोई बयान दिया, बयान उन्होंने खंडन नहीं किया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री का मतलब क्या था। मैं इसलिए एक लाइन पहले स्पष्ट कर दूं, देखिए ये सीमा भारत पाकिस्तान की तरह से तय सीमा नहीं है। ये सीमा नेपाल भूटान के तरह जो रहा वहां तो वो अभी भी उसने, नेपाल ने कुछ पंगा किया है, लेकिन ये सीमा नियंत्रण रेखा है। किसका कहां तक नियंत्रण है असल में उस सीमा को, इस सीमा को मत जोड़िए ना। ये सीमा वैसी नहीं है जो मैकमोहन, अब 1914 की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कब्जा है वहां, आपका कब्जा है। और इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री, आप ये बताइए शी जिनपिंग का कोई बयान आपके सामने आया क्या? जो राष्ट्राध्यक्ष यदि वो बोल दे तो फिर तो युद्ध की घोषणा हो जाएगी ना। प्रधानमंत्री यदि आज रात को 11 बजे आकर कह दे कि भाई देखिए चीन देखिए अब हम तो निपटने जा रहे हैं, फिर तो हवाई हमला ही करना होगा ना। फिर तो परमाणु छोड़ दीजिए, ऐसे लोग भी तो बात करते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि इसलिए एक सीमा में ही प्रधानमंत्री बोलेंगे, रक्षा मंत्री भी एक सीमा में कहेंगे। शहीदों के प्रति सम्मान पूरे देश का, सबका है, और कांग्रेस का भी है। मैं नहीं कह रहा हूं कांग्रेस पे कोई गड़बड़ है। खाली ये जो, और ये सही है कि उनको प्रतिपक्ष सवाल पूछे, संसद का सत्र होगा वहां भी पूछे, अभी जो मीटिंग हुई एक और मीटिंग बुला लें, उनमें सवाल पूछे, लेकिन सार्वजनिक रूप से जनता को ये भ्रमित न किया जाए कि हमारे लोग मार दिए, उनके लोगों ने कब्जा कर लिया। भाई चीन इसलिए तो कहेगा देखो हम ना, क्योंकि दुनिया के सामने भी हमको मुंह दिखाना है। हिमांशु जी एक बात बताइए, हम और आप, अभी मैं संभाल के बोल रहा हूँ, क्या मेरे और आपके बोलने से भी ये गलत मैसेज नहीं जाएगा कि एक ऐसा चैनल जो छत्तीसगढ़ से लेकर देश के कई हिस्सों में, पूरे देश में देखा जाता है, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि हाँ जी भारत ने हमला किया। यदि हमारे सैनिक अपना बचाव, उनको रोकने के लिए यदि 2 किलोमीटर आगे भी चले गए तो उसको तो हमला भी कहा जा सकता है। लेकिन वो ऐसा जगह है जहां पर किसी का हक ही नहीं है, ना उसका हक है ना हमारा। अभी हमने मान के चला है कि भाई इतने दिन तक तुम भी जा सकते, चूंकि मेरा हक है। वो कहता ही नहीं है मेरा हक है। अभी उस पर तय होता रहेगा। 20 मीटिंग हो चुकी है। मनमोहन सिंह जी ने, श्याम शरण जी किताब पढ़ ली है। हिमांशु आप बहुत पढ़े लिखे हैं, और मैं जानता हूँ पूनिया जी भी बहुत पढ़े लिखे आदमी है। श्याम शरण जी इस सरकार में नहीं रहे हैं। श्याम शरण जी विदेश सचिव रहे, कई जगह दूतावास में रहे। उन्होंने लिखा है कि सियाचिन को देने का एक तरह से तय मनमोहन सिंह जी ने कर दिया था, समझौता तैयार था। ही वॉज द सेक्रेटरी, श्याम शरण जी, तो वो सियाचिन को देने को तैयार थे। शांति के लिए हम और आप भी यही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के भाई भी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए आज भी भारत के कितनी कंपनियां तो शंघाई से लेके वहां काम कर रही है, उनका पैसा लगा है। तो नरेंद्र मोदी ये थोड़ी चाहते हैं कि एकदम झगड़ा होकर सारी कंपनियां बर्बाद हो जाए। टाटा का लगा है, अडानी का लगा है,
इन्फोसिस का लगा है, वो भी वहां पर बैठे हैं इतने वर्षों से, 15 वर्षों से उन्होंने कंपनी चला रहे हैं वहां के 90%। इसलिए चीन भी क्यों नहीं बोल रहा है चीन कहता भैया बात कर लो, चीन की पहले बात करने की, क्योंकि वो मार खाए हुए हैं। मार खाए हुआ आदमी जानता है कि ज्यादा इससे आगे में नहीं लड़ना है, उनके ऊपर से भी उनका थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा आलोक जी, मैं आपके पास में एक आखिरी बात पूछता हूं। आपकी इस बात में बड़ी नाराजगी है कि राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं वो बयान सही नहीं है। आपसे जानना मुझे केवल इतना है अब कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये मुहिम छेड़ी है कांग्रेस पार्टी को चीन परस्त बताने की, इससे आलोक मेहता कितना इत्तेफाक रखते हैं? 5 दशक की पत्रकारिता के बाद क्या आलोक मेहता इस नतीजे में पहुंचे कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत चीन परस्त है? देखिए, मैं ऐसा कतई नहीं कहूंगा किसी पार्टी की भी भारत में। तो इवन एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टियों को भी कहा जाता, लेकिन देखिए इस बार भी बीजेपी के किसी प्रभात झा भी बैठे हैं, बहुत बड़े सीनियर नेता भी हैं, पत्रकार भी है, कोई अब कम्युनिस्ट पार्टी तक पर भी यदि कहता है वो चीन की है। देखिए, लेकिन यदि कोई उनमें से कुछ लोग, मैं आज भी मैं खुद आर्थिक रूप से कह सकता हूं, चाहे वो बानानी का पेश कर दें, उनके कई नेता ऐसे हैं जो चीन से इतने ज्यादा प्रभावित हैं। तो वही आपत्ति तो राहुल गांधी पर है ना, सोनिया गांधी का नाम कब ले रहे? कुछ लोग वैसे राजनीतिक लड़ाई में बोलते हैं कांग्रेस पार्टी कोई चीन परस्त पूरी पार्टी नहीं है। पहले कोई यदि अमेरिका से भी एक जमाने में मोरारजी भाई पर आरोप लग गए थे, तो क्या वो अमेरिका के एजेंट हो गए थे? नहीं थे ना। उसी तरह से, लेकिन ये ऐसे मौके पर राहुल जी कहीं गलत लोगों की सलाह से, या जिन लोगों ने उस समय पैसा देने के लिए कह दिया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को में डाल दीजिए पैसा और हम ऐसा आपके लिए सहयोग करेंगे, वो गलती यदि की जाती है तो मैंने यदि कोई 10 साल पहले हिमांशु जी मैंने यदि कहीं कोई गलती की है तो आज भी मेरे ऊपर मुकदमा चल करके जेल भेजा जा सकता है। 10 साल पुराने केसेस में छत्तीसगढ़ के मानहानि के नोटिस अभी 1 साल पहले भी मुझे आए थे। तो ऐसा थोड़ी है कि आप मैंने चूंकि किया था उसको बात मत करिए, चूंकि अब आप संपादक है कि नहीं है, आप आज क्यों उठा रहे हैं चूंकि आपने ऐसा बोला था। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को जिम्मेदारी के साथ सही लोगों से, मोतीलाल वोरा जी तो ऐसा बयान नहीं देंगे वो तो बयान नहीं होंगे, इस तरह से सामने आएंगे। अहमद पटेल ऐसा बयान नहीं देंगे जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। आप पूछ लीजिए अहमद पटेल को आज मिला करके, क्या वो ये कहेंगे कि हाँ ऐसा बेच दिया गया, जमीन खरीद ली गई? शरद पवार तो कांग्रेस ही है ना, कहने को आपकी उनकी सरकार में आपके साथ बैठे हैं महाराष्ट्र में। राहुल गांधी उनसे सलाह करके बोल दे, दोनों मिलकर बयान जारी कर दें। तो आज मिलाकर आपकी बातचीत का निचोड़ यह है कि सारे झगड़े की जड़ राहुल गांधी के द्वारा दिए जाने वाले बयान हैं, जो इस मौके पर कतई स्वीकार्य नहीं है। ये आलोक मेहता जी का नजरिया है। विनीत पुनिया जी से हमने लंबी बातचीत की थी। विनीत पुनिया जी का यह कहना है कि जो सवाल हमने उठाए उनके जवाब आने चाहिए, पर हमसे जो सवाल किए जा रहे हैं वो सवाल इस समय रिलेवेंट नहीं है। लेकिन आखिरी महत्वपूर्ण बात जो राजकुमार सिंह जी ने कही, उसी से हम अपने कार्यक्रम को खत्म करते हैं कि जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि वह उठने वाले सवालों के जवाब दें, ना कि बचाव में ढाल बनाते हुए कुछ नए सवाल उठा दें और अपने उन सवालों से किनारा कर लें। जब तक देश में यह प्रवृत्ति रहेगी तब तक लोकतंत्र को लेकर जनता का भरोसा नहीं आएगा। उम्मीद है आज की इस चर्चा में जो कुछ भी निष्कर्ष निकले हैं वो कहीं ना कहीं इन पार्टियों को निर्णय लेने में किसी भूमिका के रूप में मददगार होंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर उठते हुए इन सवालों को लेकर ही है। हमारा शेर ये कहता है आज का कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। शहाब जाफरी ने जो ये कहा था, ये मौजूदा हुक्मरानों के संदर्भ में नहीं, सभी राजनीतिक दलों पर लागू होता है कि वह जिम्मेदार राजनीतिक दल होने का परिचय दें और जो सवाल जनता के जहन में उठें उनके जवाब दें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सादा प्रणाम।